सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? वही सारी बातें जो अपने साम्यावस्था के लिए पढ़ रखी हैं। तो जैसा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना करते थे, जैसे आप साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक्चुअल में किसी भी अभिक्रिया का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया क्या चाहती है जीवन में? कि वो साम्यावस्था पर आ जाए, कैसे भी करके, राइट? रेशियो 1 से 1 कब आता है? एक रेशियो 1 से 1 जब आता है जब उसमें ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो, तभी वैल्यू 1 से कम आती है बहुत ज्यादा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम चल रहा था हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसकी एप्लीकेशंस देख रहे थे मतलब, और कल की जो क्लास थी वो मोटे मोटे तौर पे तो थ्योरेटिकल क्लास ही थी, ज़्यादा उस पर कुछ बहुत ऐसा सवाल नहीं देखा जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द सेक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। यहाँ जो पढ़ेंगे आज वो इम्पॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपके सवाल भी आएंगे, है ना? अच्छे खासे सवाल यहाँ से बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग हेडिंग लगा रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चल रहा था, उसमें आज हम देखेंगे प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है, और उसका अनुमान लगाने के लिए हम जिस चीज़ को डिफाइन करते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, इसका पता लगाने के लिए वी डिफाइन सर्टेनली अ थिंग विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। हम क्यों डिफाइन करते हैं? जिसे कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। मतलब अब आपके पास जीवन में दो चीजें हैं, एक आपके पास K है जिसको आपने कह रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक आपके पास Q है जिसको आप कह रहे हो रिएक्शन कोशेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी टाइम के ऊपर, तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। कोई भी अभिक्रिया के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन रहा होता है। ये सारी कहानी चलती रहती है ना? मीनवाइल ये सब चीज़ें रिएक्शन के अंदर होती रहती हैं। जब रिएक्शन के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उस टाइम पर अलग अलग समय आता है। एक जैसे टाइम बराबर 0 की बात करें, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट चेंज होते जाएंगे, प्रोडक्ट चेंज होते जाएंगे और रिएक्शन आगे चलती रहेगी। अगर किसी भी समय आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हो और वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो इसको रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है। सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? वही सारी बातें जो अपने साम्यावस्था के लिए पढ़ रखी हैं। साम्यावस्था स्थिरांक में आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो पावर है, मतलब उस प्रोडक्ट का जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसके साथ में प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, जो उत्पाद के साथ में रस समीकरण मिति गुणांक लिखा हुआ है उसको अपन पावर में लेते हैं, फिर डिवाइड लगाते हैं। जो अभिकारक होते हैं उनके साथ जो रस समीकरण मिति गुणांक लगा है उसको पावर में लेते हैं, नीचे उसका डिवाइड लगाते हैं। और हम लोग गैसियस स्टेट को लेते हैं, हम कभी भी प्योर सॉलिड को नहीं लेते हैं, हम प्योर लिक्विड को नहीं लेते हैं। ये सब याद है ना आपको कहानी? तो जैसा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना करते थे, जैसे आप साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बस साम्यावस्था स्थिरांक की गणना की जाती है साम्यावस्था पर, और साम्यावस्था के अलावा किसी भी समय आप गणना करो, साम्यावस्था के अलावा किसी भी सांद्रता पे चेक करो, तो उसको अपन कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। जैसे मैं आपको थोड़ा और याद दिलाता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इससे बन रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। याद है आपको? अब यहाँ पे अगर आप साम्यावस्था स्थिरांक लिखते थे तो कैसे लिखते थे? सी की सांद्रता उसका रस समीकरण मिति गुणांक, डी की सांद्रता उसका रस समीकरण मिति गुणांक, ए की सांद्रता उसका रस समीकरण मिति गुणांक, बी की सांद्रता उसका रस समीकरण मिति गुणांक, ये चीज। पर ये सारी सांद्रताएं अगर साम्यावस्था की हैं तो ये चीज कहलाएगी के, और अगर ये सांद्रताएं साम्यावस्था के अलावा किसी और जगह की हैं या किसी और समय की हैं तो ये कहलाता है क्यू। डिफरेंस समझ में आ गया के और क्यू का? अब उससे होता क्या है, फायदा क्या है? देखो 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1 ये बनेगा कि Q जो है वो K से कम हो। केस नंबर 2 ये बनेगा
कि Q जो हो वो K से ज़्यादा हो। और केस नंबर 3 क्या बनेगा बेटा? Q जो है वो K के बराबर हो। तीन ही केस बन सकते हैं। अब इन तीनों केसों में ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या डिफरेंस आएगा। अगर Q इज लेस देन K है तो इसका मतलब क्या है? अभी Q का मान K से कम है। Q का मान K से कम है, ये कैसे हो सकता है? जब ऊपर वाली चीज कम होगी तो Q कम होगा। ऊपर वाली चीज क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब अभी उतने प्रोडक्ट नहीं बने हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो K के बराबर आ जाए। मतलब अभी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बने हैं, अभी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की तरफ जा रही है, बट प्रोडक्ट अभी ज्यादा नहीं बने हैं। एक्चुअल में किसी भी अभिक्रिया का जीवन का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया क्या चाहती है जीवन में? कि वो साम्यावस्था पर आ जाए, कैसे भी करके, राइट? तो यहां पे इस अभिक्रिया के बारे में तुम्हें क्या लगता है? ये अभिक्रिया जिसके लिए Q का मान K से कम है, हमने किसी सांद्रता को उठाया, चेक किया तो जो K की वैल्यू होनी चाहिए उससे Q का मान कम है, तो इस अभिक्रिया को कहाँ जाना चाहिए? आगे की तरफ जाना चाहिए या पीछे की तरफ आना चाहिए? मतलब इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चाहिए? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? रेज योर हैंड। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहां पे ऐसा कितनों को लगता है? ओके। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना चाहिए, ऐसा कितनों को लगता है? और टॉपिक को लेके अभी थोड़ी क्लैरिटी कम लग रही है, ऐसा किसको लगता है? ठीक है, समझो। किसी भी सांद्रता पर आपने दिस अपॉन दिस किया, एक वैल्यू निकल के आ गई Q। अगर साम्यावस्था के ऊपर करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है वो है K। अब दिमाग लगाओ, Q का मान K से कम आ रहा है। Q का मान K से कम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जो छोटी है। देखो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है Q का मान ज़्यादा होगा। और Q का मान K से कम है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ कम है, तभी Q का मान कम है। ऊपर वाली चीज़ कौन है? प्रोडक्ट। मतलब अभी साम्यावस्था आने के लिए, Q को K के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Q के मान को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो K के बराबर होगा, अभी तो कम है। Q का मान कैसे बढ़ सकता है? जब प्रोडक्ट बढ़े। प्रोडक्ट कब बढ़ सकते हैं? जब रिएक्शन आगे की तरफ जाए। तो जब जब रिएक्शन में Q का मान कम होगा K से, आप कभी भी चेक करना किसी न्यूमेरिकल के अंदर, जब भी Q का मान कम होगा K से, रिएक्शन कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना। अब समझ आया थोड़ा थोड़ा? आगे देखो, अगर Q का मान K से ज्यादा है, इसका मतलब क्या? आपने किसी भी इंस्टेंट पे जाके चेक किया, Q का मान आपको K से ज्यादा मिला, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी P बहुत ज्यादा है R से, तभी Q का मान ज्यादा हो चुका है K से। ऐसे केस में साम्यावस्था से कहानी आगे निकल चुकी है। अब अगर आपको Q को K के बराबर करना है तो आपको प्रोडक्ट के मान को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ताकि Q जो है वो हमारा K के बराबर आ सके और साम्यावस्था आ सके, है कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? जब रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो। ये तब पॉसिबल है बेटा। बोलो, क्लियर हुआ? Q इज इक्वल टू के है तब क्या है यार? Q इज इक्वल टू के है ना, तब तो कोई पंगा ही नहीं है। Q इज इक्वल टू के है तब तो सिंपल इक्विलिब्रियम है, दैट्स इट। तब तो ना तुम्हें लोड लेने की जरूरत है ना मुझे लोड लेने की जरूरत है, बिल्कुल मामला सिंपल है, सेट है। क्लियर? चलो लिख लो, फिर अपन सवाल लगाते हैं, सवालों से ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। जस्ट लाइक द कॉल, मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ थोड़ा तुम्हें और क्लियर करने के लिए, तुम्हारे नोट्स अच्छे बन जाएंगे। किसी भी टाइम टी पर आप चेक कर रहे हो, जब आप किसी भी टाइम टी पर सांद्रता लिखते हो तो वो रिएक्शन कोशेंट है। और जब आप यही सांद्रताएं इक्विलिब्रियम के लिखते हो, जब आप यही सांद्रताएं इक्विलिब्रियम के लिखते हो, जब आप यही सांद्रताएं इक्विलिब्रियम के लिखते हो, तो बेटा ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ये कहने का मतलब है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। प्रियांशु कुछ बोल रहे हो? हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर कह रहे थे जो कल लास्ट क्लास में आपने अवकलित रूप बताया था वो थोड़ा नहीं समझ में आया था।
अवकलित रूप में बस डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करके आगे पीछे छोड़ देना है बस, दैट्स ए सिंपल थिंग, केवल डिफरेंशिएट करना है उसको, अपन लास्ट में ले लेंगे, चलो एक बार और। ठीक ठीक है, ठीक। ओके, म्यूट कर लो बेटा। ठीक, चलो एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन से बेहतरीन टीचर कोई नहीं हो सकता ना। चलो क्वेश्चन लिखो, a प्लस 2b से बन रहा है c, एक्वस 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 के इक्विलिब्रियम दे रखा है 1.5, दो लीटर पात्र में ABC के 1 मोल मिलाए गए हैं, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, 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 डू इट। एक घंटा लगाने जैसा सवाल नहीं है बेटा, तुरंत कर लेते हैं। एज वी कैन सी डायरेक्टली, पहले तो अपन क्यू कैलकुलेट करेंगे, के से तो मतलब ही नहीं हमें, क्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी टाइम टी पर, जब कैलकुलेट करते हैं तो क्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर क्यू के बराबर आ गया तो हम बोल देंगे साम्य अवस्था, नहीं आया तो ठीक है, फिर जैसा भी है। चलो दोस्तों, तो क्यू कैसे कैलकुलेट होगा, सी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता बी की सांद्रता का स्क्वायर। चलो दोस्तों अब देखते हैं सी का सांद्रता कैसे निकालेंगे, सांद्रता कैसे निकलती है, मोल डिवाइड बाय आयतन, आयतन कितना है 2 लीटर, मोल कितने हैं सी के, तीनों के एक एक मोल है, तो सी की सांद्रता हो जाएगी 1/2। हेलो, मोल डिवाइड बाय आयतन, सांद्रता होती है मोलरता, आकर्ष क्लियर, मोलरता क्या होती है, मोल डिवाइड बाय आयतन, है ना। ए का कैसे लिखेंगे बेटा, 1/2, सिमिलरली सेम ही तो है सांद्रता, बी की सांद्रता 1/2 का होल स्क्वायर 4। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है कि इक्विलिब्रियम से कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है कि कम है, साफ साफ दिख रहा है कि Q इज़ लेस देन K, K है 1.5 और Q की वैल्यू कितनी आई है 4, तो रिएक्शन को कहाँ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए कि पीछे आना चाहिए, रिएक्शन को आगे जाना चाहिए कि पीछे आना चाहिए, Q का मान कम है, सॉरी सॉरी सॉरी, Q का मान ज़्यादा है K से, आगे आना चाहिए पीछे आना चाहिए, आगे जाना चाहिए पीछे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए, क्या बात है, सबके एक्शन ऐसे हो रहे हैं, वेरी गुड, तो रिएक्शन विल कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ऐसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रखा होगा आपको, चूज कर लेना है, दैट्स इट, ओके। चलो अब 2 कैप्सूल्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सवालों में बहुत काम आते हैं। कैप्सूल ये है बेटा,
k का मान 1 से बहुत कम है तो उसके क्या मतलब होते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है, रिएक्शन कांस्टेंट टॉपिक खत्म हो चुका है। k का मान अगर 1 से बहुत ज्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि k इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर किसी अभिक्रिया में k का मान 1 से बहुत ही कम आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, अगर एक रेशियो 1 से 1 कब आता है, एक रेशियो 1 से 1 जब आता है जब उसमें ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो, तभी वैल्यू 1 से कम आती है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम 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 बन रहा है रिएक्टेंट की तुलना में। मतलब अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटी है, इसका मतलब मैं ये साफ साफ बोल सकता हूँ कि रिएक्शन बहुत 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 कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, रिएक्शन बहुत कम अग्र दिशा में गई है, और रिएक्टेंट बहुत कम बने, प्रोडक्ट बहुत कम बने। तो अप्रॉक्सीमेशन करने में हमारी मदद होगी जब हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे सवाल के अंदर। आज आप देखोगे सवाल कराऊंगा मैं आपको, तो अप्रॉक्सीमेशन में देखना, अगर k का मान बहुत 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 कम होना 1 से, तो फिर आप ये मान के चल सकते हो कि रिएक्टेंट जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। ज़्यादा रिएक्टेंट, बहुत थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, तो ऐसे केस में हम रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन जो है उसको गायब कर पाएंगे। बाद में समझ में आएगा आपको ये। चलो लिख लो, तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्लस रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य है। रिएक्टेंट की सांद्रता में नगण्य परिवर्तन है, ऐसा आप बोल सकते हो। जस्ट गिव इट अ नोट। बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। जस्ट कीप इन माइंड। सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको 1 से बहुत बड़ा मिल जाए ना, तो फिर ये मज़ेदार बात है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 1 से बड़ी कब आएगी, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, रिएक्टेंट बहुत कम हो, मतलब रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई हो और लगभग जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास हैं अगर वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तब जो वैल्यू है वो 1 से बहुत बड़ी आएगी, है ना। P अपॉन R 1 से बहुत बड़ा कब आएगा, जब P बहुत ज़्यादा हो, R बहुत कम हो। R बहुत कम कब होगा, जब जितने भी रिएक्टेंट हमने लिए लगभग सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे केस में वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आएगी। तो इस केस में ऑलमोस्ट सभी रिएक्टेंट, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट सभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ऐसा इस केस में आप बोल सकते हो। और अप्रॉक्सीमेशन करने में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, अप्रॉक्सीमेशन करने में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो यूज़ देखने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा काम के यूज़ हैं। तो हेडिंग लगाएं, सांद्रता और
सांद्रता एवं आंशिक दाब में परिवर्तन, आंशिक दाब में परिवर्तन। पुट ऑन द हेडिंग, इसको लिख लेना सब लोग एक बार, इसको जरूर लिख लेना, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस ही लिख लेना, बट लिख लेना इसको। A+2B से बन रहा है C+D, ठीक है। टाइम बराबर 0 की बात करते हैं। टाइम बराबर 0 पर, टाइम बराबर 0 केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं बच्चों? टाइम बराबर 0 केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होती है उसको टाइम बराबर 0 बोलते हैं। टाइम बराबर 0 पे हमेशा ये नहीं होता कि रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट भी उपस्थित हो, क्योंकि टाइम बराबर 0 का मतलब है जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये भी टाइम बराबर 0 का एक मीनिंग होता है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो ऐसा मत करना कि हमेशा टाइम बराबर 0 पे आप प्रोडक्ट को 0 ले लो। हो सकता है सवाल में प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू लिख करके दे, तो मैं जनरलाइज ही करके पढ़ाता हूँ आपको। जैसे मान लो इसकी वैल्यू टाइम बराबर 0 पे A है, इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू D है, तो आपके मन में वो भावना नहीं आएगी कि यार यहाँ पे C और D कहाँ से आ गया। टाइम बराबर 0 का मतलब जब अपन चेक करना स्टार्ट किया। मैंने जो आपको दिया है वो मोल्स दिए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मोल। अच्छा, अब थोड़ा स्टाइशियोमेट्री की बात करते हैं। अब ये देखते हैं कि साम्यावस्था आ गई, मान लेते हैं साम्यावस्था आ गई। अब बेटा जब साम्यावस्था आती है ना, तो साम्यावस्था पर रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लिखना बंद करो, थोड़ी देर देखो इधर। साम्यावस्था पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनने में यही गलती होती है। तो अगले आधा एक पौन घंटा ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, सॉरी गलत, इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके 2 मोल खत्म होंगे, इसका 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। इसी को बोलते हैं रस समीकरण मिति। अगर इसमें से x मोल कम होगा तो इसमें से, अगर इसमें से x कम हुआ है तो इसमें से 2x कम होगा, इसमें से x कम होगा, x बन जाएगा सॉरी, और इसमें x बन जाएगा। ये आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट की स्थिति। स्टैचियोमेट्री क्लियर हुई? अगर इसमें से x खत्म हुआ तो इसमें से 2x खत्म होगा, इसमें x बन जाएगा, इसमें x बन जाएगा, ये मोल है। अब बेटा एक बात बताओ, अपन Kc कैसे लिख सकते हैं? Kc कैसे लिखते हैं? साम्यावस्था पर C की सांद्रता की पावर जो भी है यहाँ तो 1 है, साम्यावस्था पर D की सांद्रता रस समीकरण मितांक गुणांक 1 है, और मान लो ये सब अपने एक्वस है ना, मैंने इसमें किसी को भी सॉलिड नहीं लिया है ताकि आप वो दिमाग न लगाओ, बन लेना है किसी को। डिवाइड बाय बेटा इसकी सांद्रता, बेटा इसकी सांद्रता, इसकी जो पावर है, ठीक है। और तुम्हें ज़्यादा खुशी हो रही तुम गैस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस टॉपिक को बहुत ओपनली पढ़ाना चाहता हूँ, तो तुम्हारे मन में जो आता है ले लो, बस सॉलिड और लिक्विड नहीं लेना है। चलो गैस ले लो, खुश रहो। अब आगे बोलो, क्या मैं ऐसे लिख दूं C+x D+x A-x B-2x? कितने बच्चों को लगता है मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओके, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा जाता है? सांद्रता, और यहां क्या लिखा हुआ है? मोल्स। तो मोल्स को एज इट इज उठा के आप नहीं रख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आयतन का भाग लगाना पड़ेगा। अब आयतन में मान लेता हूं कि जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसका आयतन V है, तो इन सबके लिए आयतन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये मत सोचना इसका आयतन अलग होगा, इसका आयतन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। एक पात्र है और उस पात्र में A B C D चारों हैं और उसका आयतन V है, तो सबके लिए आयतन कितना हो गया? V हो गया। तो यस यू कैन राइट दिस, बट आप आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम सांद्रता लिख सकते हैं। चलो तो लिखते हैं C की सांद्रता कैसे लिखेंगे, या थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। C+x/V। बेटा D की सांद्रता कैसे लिखेंगे?
डी प्लस एक्स अपॉन वी डिवाइड बाय, बेटा ए की सांद्रता कैसे लिखेंगे, ए माइनस एक्स अपॉन वी, बेटा इसकी सांद्रता कैसे लिखेंगे, बी माइनस 2x अपॉन वी की पावर 2। ऐसा अपन करते हैं। अब आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको बस रीअरेंज कर देता हूँ जब तक आप कॉपी कर लो। इस v से ये कट गया, इस v से ये कट गया, एक v बच जाएगा, फाइनली आ जाएगा c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू वी। दिस इज योर KC। ओके, नाउ हैव अ लुक। KP कैसे लिख सकते हैं, KC तो ये रहा, KP कैसे लिख सकते हैं बताओ। KP ऐसे नहीं लिख सकते अपन, KC RT की पावर डेल्टा NG, वो एक अलग तरीका है। इससे कैसे लिखेंगे देखना अभी। KP प्रेशर लिख देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B का होल स्क्वायर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, घबरा तो नहीं रहे हो, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, आंशिक दाब। अपन ने इसको सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में भी यूज किया था, गैस ए का, बी का, सी का, डी का आंशिक दाब जो है। क्या आपको आंशिक दाब के लिए फॉर्मूला पता है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, चिंता मत करो, आज कॉल क्लास कटने वाला कॉल नहीं आएगा, वो कल इमरजेंसी अलग टाइप की थी। दोस्तों क्या ये नाम सुना है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम। नहीं भी सुना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 दिन बाद पेपर है, अपन को तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, किसी भी गैस का आंशिक दाब, जैसे किसी भी गैस का आप आंशिक दाब लिख रहे हो, तो किसी भी गैस का आंशिक दाब होता है उस गैस का मोल अंश मल्टीप्लाई बाय पूरे वेजल का टोटल प्रेशर। बस ये हेनरी के नियम में भी काम आता है, ये हर जगह काम आएगा। मतलब जब भी आपको किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा ना, किसी गैस का आंशिक दाब निकालना होगा, ये फॉर्मूला काम आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको भूलने की रखी नहीं है बिल्कुल भी जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो चलो, तो पार्शियल प्रेशर लिखें। क्या अपन इस मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, चलो करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, सबका लिखते हैं। फर्स्ट वाली गैस का लिखते हैं, इधर देखो, बाद में लिखना, पहले इधर देखो आप सब लोग। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इधर फोकस कर लो सब लोग, लिखना बंद कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे लिखना है, एक बात बताओ, ये सब लिखना कब है, इक्विलिब्रियम के ऊपर, क्योंकि अपन केपी किसके लिए निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम के लिए निकाल रहे हैं, तो ये सब वैल्यूज किसकी आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे लिखा जाएगा, सी का मोल अंश, सी का मोल अंश कैसे लिखते हैं, सी के मोल, सी के मोल कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, सी प्लस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितने होंगे, ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस 2x प्लस सी प्लस एक्स प्लस डी प्लस एक्स, ये होंगे टोटल मोल, है ना। ये सबके मोल, मोल अंश कैसे निकालते हैं, जिसका मोल अंश निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अब इसको जो भी आंसर आ रहा है मैं अभी इस पर बात नहीं कर रहा, मैं समेशन ऑफ एन लिख के छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाना कि एग्जाम में आपको टोटल मोल करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जिसका मोल अंश लिख रहे हैं उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, ये आ गया मोल अंश, इंटू टोटल प्रेशर, ये आ गया टोटल प्रेशर। ये अपने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी लिखना है तो डी का मोल, डी के मोल अंश लिखने ना, तो डी का मोल अपॉन विलियन के कुल मोल इंटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाय ए का कैसे लिखेंगे, ए के मोल
विलयन के कुल मोल मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर। इसको कैसे लिखेंगे, कहाँ गया भाई, बी के मोल बी माइनस 2x अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे। क्या आ गया अब ये, इसका स्क्वायर। इसके देखो कौन कौन से कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये गया, इससे गया, एक बचेगा, तो ये आ जाएगा c प्लस एक्स डी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस 2x, ई एन ऊपर चला जाएगा, नीचे टोटल प्रेशर एक बार बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसका एक टर्म बच जाएगा, बाकी सबका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप केपी लिख पाओगे। नाउ यू कैन राइट। दिस इज कंसेप्चुअल अप्रोच है ना, दिस इज द रॉ कंसेप्ट। आकर्ष ठीक है बेटा, कंफ्यूज लग रहे हो, समझ आ गया? कोई बच्चा डाउट पूछना चाह रहा था, हाथ ऊपर करना, कौन था? आई जस्ट मिस्ड। कोई नहीं है, ठीक है। आशा बैच का बच्चा तो नहीं है ना इसमें कोई? हो भी नहीं सकता, क्योंकि शाम को केमिस्ट्री का पेपर है उनका, यूपी बोर्ड का। चलिए अब केपी और केसी लिखने का शॉर्टकट देखते हैं, है ना। केपी और केसी लिखने का शॉर्टकट देखते हैं। कर लिया कॉपी, आगे बढ़े। शॉर्टकट कभी कभी हो जाते हैं, आ जाते हैं जीवन में शॉर्टकट, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सेम इक्वेशन यूज करनी है, इसी के लिए लिख के दिखा देता हूँ। बस ये मान लेना कि इसमें ऑल आर गैसेस ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड को लेना नहीं है। ये तो आपको इस चैप्टर में याद ही रखना है, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में आते ही नहीं है सॉलिड लिक्विड। चलिए साहब, तो क्या था टाइम बराबर 0 पर, ये ए थे, ये बी थे, ये सी थे, ये डी थे। टाइम बराबर टी पर क्या हुआ, इसमें से x गया, इसमें से 2x गया, इसमें x बन गया, इसमें x बन गया। एक्चुअल में करना कुछ नहीं है, सिंपल काम करना है। जब आप केसी लिख रहे हो तो मोल से भी लिख सकते हो, आयतन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल मोल से लिख सकते हो, है ना। आयतन का कोई नीड नहीं है। मोल से कैसे लिखेंगे, सी के मोल डायरेक्ट लिख दूं, सी के मोल डी के मोल, तो ये बोर्ड भी नाटक कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, डी के मोल डिवाइड बाय बेटा ए के मोल और बी के मोल का स्क्वायर, ये लो। साथ में कुछ नहीं करना है, 1/v की पावर डेल्टा एन जी, दैट्स इट। जैसे लिखते थे मोल के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही लिखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि 1/v की पावर डेल्टा एन जी, दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। क्या हमको डेल्टा एन जी निकालना आता है? बिल्कुल आता है। डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में गैसेस के मोल माइनस रिएक्टेंट साइड में गैसेस के मोल, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। तो 1 + 1 2 माइनस 2 + 1 3, कितना आ गया -1। यहाँ -1 रखोगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एज इट इज, ये रहा।
नथिंग टू वरी, बस डायरेक्ट जैसे करना है वैसे करो, इतना इतना डिवाइड आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 1/v की पावर डेल्टा एन जी। तो हमारे इस वाले केस में क्या आ जाएगा, के सी, ये सेम एक्सप्रेशन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में आ गया 1/v की पावर -1, तो v की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, सिंपल v, ये लो सेम फॉर्मूला आ गया। डेल्टा एन जी को लेके कंफ्यूज हो, डेल्टा एन जी केवल गैसेस को बताता है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। डेल्टा एन जी भूल गए थे शायद आप लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब केपी और केसी का रिलेशन बताया था तो मैंने डेल्टा एन जी समझाया था, डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदिति डाउट है क्या, कुछ डाउट लग रहा है, बताओ कहाँ पे, एग्जैक्ट कहाँ पे। सर ये वाला लग रहा है जो 1/v डेल्टा एन जी है, यहीं से डाउट है। ये डाउट नहीं है, जस्ट ट्रिक है, इसको तो याद रखना है। देखो दो तरीके हैं करने के, या तो हर जगह वॉल्यूम का डिवाइड लगाओ ऐसे, और फिर लास्ट में v की जो भी पावर आएगी उसको सॉल्व करो, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, 1/v की पावर डेल्टा एन जी ले लेना है बस, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मान रखना है, जो भी v जैसे एडजस्ट हो रहा है वैसे कर देना है, खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आपका फेस बता देता है बच्चों का कि उनको समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बच्चे माइक कैमरा ऑफ रखते हैं ना और पढ़ रहे हैं सीरियसली, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक रहता है उससे मतलब। चलो बेटा आगे बढ़े, केपी के लिए बता दूं फॉर्मूला डायरेक्ट, केपी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन ऐसे कैसा लिखना है, मोल्स में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस एक्स। अब ये मत बोलना कि सर ये डी प्लस एक्स हमेशा आएगा, कि नहीं, ये तो इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगा ना, इक्विलिब्रियम के हिसाब से चेंज होगा शिवम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के हिसाब से चेंज होगा, बस जो चीज़ फॉर्मूले की तरह है, ट्रिक की तरह है, वो बाद में आएगी, बताता हूँ अभी देखो, ए माइनस एक्स बी माइनस 2x की पावर 2, जैसे यहाँ पे 1/v की पावर डेल्टा एन जी था ना, यहाँ पे होगा pt अपॉन सिग्मा एन की पावर डेल्टा एन जी, ये इसमें फैक्टर है जो आपको याद रखना है, जस्ट ये वाला फैक्टर बस। pt क्या है, टोटल प्रेशर, डेल्टा सिग्मा एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स टोटल एट इक्विलिब्रियम, थोड़ी इंग्लिश चलेगी ना दोस्तों, एट इक्विलिब्रियम, ये वाले जो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको, ये है टोटल मोल इक्विलिब्रियम के, ये आपका सिग्मा एन है, और टोटल प्रेशर जो है वो सवाल में दिया होगा, ओके। अब यहाँ पे -1 रख देना, तो यहाँ पे -1 रखोगे तो ये हो जाएगा pt अपॉन समेशन ऑफ n की पावर -1, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी कितना है, -1 है, जैसे ही -1 रखोगे ये पूरी चीज़ घूम जाएगी, अगर ये पूरी चीज़ घूम गई तो सिग्मा एन अपॉन पी टी आ गया, ये लो, यही तो था, दैट्स इट, सेम। तो लॉजिक से करो या कंसेप्ट से करो, पर हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से टाइम बचता है हमारा, तो वो वाली बात है। अब एक सवाल देता हूँ करने के लिए, करके दिखाना खुद तुम लोग, है ना। क्वेश्चन लिखो, a प्लस बी से बन रहा है 2c, एक लीटर पात्र में 1 लीटर पात्र में ए के 3 मोल शुरुआत में, ए के 3 मोल व बी, ए के 2 मोल व बी के 3 मोल लिए गए, 1 लीटर पात्र में शुरुआत में ए के
2 मोल वो बी के 3 मोल लिए गए। यदि Kc बराबर 4 है तो C के साम्यावस्था पर मोल ज्ञात करें। तो C के साम्यावस्था पर मोल ज्ञात करें। डू इट बेटा। इट्स नॉट समथिंग जिस पे इतना समय वेस्ट किया जाए, चलो कर देते हैं। सबसे पहले a प्लस बी से बन रहा है 2c, है ना। इसके मोल टाइम बराबर 0 पर कितने दे रखे हैं अपन को? 2 मोल इसके दे रखे हैं, 3 मोल इसके दे रखे हैं। तो बना नहीं है 0 मोल। अगर नहीं दे रखा तो नहीं बना, बना होता तो देता सवाल के अंदर, है ना। अब किसी टाइम t पर देखते हैं बेटा। इसमें से x कम हुए तो इसमें से भी x कम होंगे और ये 2x बन जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलो Kc कैलकुलेट करते हैं। Kc क्या होगा? आप लिख सकते हो C की सांद्रता की पावर 2 डिवाइड बाय A की सांद्रता, B की सांद्रता, और 1/v की पावर डेल्टा Ng। क्या आपने डेल्टा Ng कैलकुलेट किया बेटा? क्या आपने डेल्टा Ng कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 माइनस 1 + 1 2 0 आ रहा है। अगर डेल्टा Ng 0 आ रहा है तो ये टर्म हट गई। चलिए, तो Kc कितना दे रखा है उनको? 4 इज इक्वल टू C कितना है? 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - x 3 - x। बस दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आ रहा है वो ले लो। कितना आ रहा है x का वैल्यू? किसका सॉल्व हो गया? x की वैल्यू निकालो, इससे कितनी आ रही है? शिवम कितनी आई x की वैल्यू? 1 x की वैल्यू 1 या 1.2? चेक करो एक बार कैलकुलेशन वापस, एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करो कितनी आई। 1.2 हाँ, वैल्यू आएगी 1.2। म्यूट कर लो। तो वैल्यू है 1.2। x की वैल्यू आ गई 1.2। इज 1.2 योर आंसर? नो, 1.2 इज नॉट योर आंसर। वो पूछा है साम्यावस्था पर C के मोल ज्ञात करो। तो C के मोल कितने साम्यावस्था पर? 2x है। तो साम्यावस्था पर C के मोल कितने होंगे? 2x मतलब ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ओके। और सांद्रता पूछता तो मोल ज्ञात किया, सांद्रता पूछता तो 1 लीटर पात्र था। अरे यार 1 लीटर था तो वैसे भी v का मान बनता, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर सांद्रता पूछता C की तो कैसे निकालते हैं? मोल आ चुके हैं, पात्र का आयतन 1, तो सांद्रता भी इतनी होती 2.4 मोलर। तो सांद्रता पूछता तो भी अपन कर लेते, वॉल्यूम का भाग लगा करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है साहब, चलो एक सवाल और करें। अच्छा सवाल देता हूँ एक, है ना। करो। दिमाग खोलने वाला सवाल।
PCl5 के 3 मोल 100 लीटर पात्र में, PCl5 के 3 मोल 100 लीटर पात्र में रखे हैं। साम्यावस्था दाब 2.05 एटमॉस्फेरिक है तथा तापमान 500 केल्विन है, तो Kp का मान कितना होगा? रिएक्शन दे रखी है, PCl5 गैसियस 2 हिस्सों में टूट रही है, PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। करो। ठीक है विनीत, करिए सवाल। आराम से करना, जल्दीबाजी मत करना, और थोड़ा सोचना अगर नहीं आए तो। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। चलो बता दूं, ओके बता देता हूं। ध्यान से देखना, PCl5 के मोल हैं
दो हिस्सों में टूट रहा है, PCl2 सॉरी PCl3 प्लस Cl2। चले अब अगर हम अपन ऑब्जर्व करें तो क्या स्थिति बन रही है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर PCl5 के 3 मोल हैं, इसके 0 हैं, इसके 0 हैं। अब इसमें से अगर x कम होगा तो इसमें से x बन जाएगा, इसका x बन जाएगा। अब अगर अपन इसके लिए Kp लिखना चाहें तो Kp कैसे लिखते हैं, Kp लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था ना, x इंटू एक्स, ये तो मोल है, डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स। फिर मैंने क्या बताया था तरीका, अगर आप कंसेप्ट भूलोगे तो फिर आई कांट हेल्प यू। ये देखो Pt अपॉन समेशन ऑफ n, Pt अपॉन समेशन ऑफ n की पावर डेल्टा एन जी। क्या आपने किया है ऐसे सवाल को, Kp पूछ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर दे तो रखा है 2.05, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल। इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सिखाया था ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये सब जोड़ने पे आते हैं। तो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 3 प्लस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी कितना है, इधर प्रोडक्ट में कितने मोल टोटल 2, इधर कितना 1, डेल्टा एन जी है 1, पावर 1 हो जाएगी। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से Kp आ जाएगा। पर सॉल्व किसको करें, x का मान तो दे ही नहीं रखा, अगर x का मान दे रखा होता तो आराम से सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं। एक दुनिया की जब कोई इक्वेशन काम नहीं आती तो आदर्श गैस समीकरण काम आता है, PV इज इक्वल टू NRT, P टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल, PT टोटल प्रेशर कितना है 2.05, वॉल्यूम सवाल में कितना दे रखा है 100 लीटर पात्र है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस एक्स, R कितना है 0.082, तापमान कितना है 500 केल्विन। बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, वो x की वैल्यू यहाँ पुट होगी और Kp निकल जाएगा, दैट्स इट। PV इज इक्वल टू NRT के बारे में नहीं सोच पाया होगा, इससे तो क्या है, बाकी तो सही किया था, ऐसे ही किया था, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी लगभग 2 मोल के आसपास और लास्ट में आंसर आ जाएगा 1.64, अप्रॉक्सीमेशन कभी कभी कर लिया करो थोड़ा बहुत, ये आ जाएगा लगभग 2 मोल और ये आ जाएगा 1.64, छोटा मोटा अप्रॉक्सीमेशन कभी कभार कैलकुलेशन में करना पड़ जाए तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, कर लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल करो। ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, चिंता मत करना।
करिए साहब। कर लिया, चलो देखते हैं। चलो तुमने लगा लिया दिमाग, इधर देखो अब। PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, गैसियस गैसियस गैसियस। इस पूरी कहानी की शुरुआत 1 मोल से हुई ना, तो टाइम बराबर 0 पे कितने मोल्स थे इसके? 1 मोल थे। वेरी गुड। आगे क्या स्थिति है? कितना था ये तो 0 था, ये भी 0 था। अगर इसमें से x कम हुआ तो ये x बन जाएगा, ये x बन जाएगा। तो यहाँ से आपको सबकी सांद्रताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, वी कैन डू इट। चलो देखते हैं। तो Kc कैसे लिखा जाएगा? x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना है? ये है 10⁻⁻5 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। सबसे पहले तो वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिन्होंने बिल्कुल यहाँ तक एज इट इज किया था, कोई चेंज नहीं किया। ओके, ऐसे ही किया था, बिल्कुल सेम। अच्छा ठीक है, बहुत बेहतरीन। क्या ये करना भूल गए थे क्या अपन? कितने बालक ये भूल गए थे? ओके, तो बस देख लो। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, पेपर ऐसा ही आएगा, भूल जाओगे तो बस खेल खत्म। तो 1/v, v कितना है? 10। डेल्टा एन जी कितना है? 2 - 1 1। ठीक है, एक और चीज़ भूल गए तुम लोग। Kc की वैल्यू 1 से बहुत कम है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर ऐसा है तो ये x बहुत छोटा होगा। अगर ये x बहुत छोटा है तो 1 माइनस एक्स को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि x बहुत छोटा है। अप्रोक्सीमेशन। तो अगर आपको Kc की वैल्यू बहुत छोटी मिलती है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो कि आप जो रिएक्टेंट में से कम हो रहा है, कहते हैं ना बहुत कम रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, तो आप x को नेगलेक्ट कर सकते हो। इस x को नेगलेक्ट करते ही क्या होगा? 10⁻⁻5 इंटू ये 10 इधर आ जाएगा, की पावर 10 की पावर माइनस 10⁻⁻5 इंटू 10⁻1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा केवल एक्स स्क्वायर। तो x आ गया आपका 10 की पावर 4 का अंडर रूट, तो x आपका आ गया 10 की पावर 2, सॉरी -4। तो ये आ गया 10 की पावर -2। ये लो, बोलिए साहब। सीखा कुछ? ऐसा ही है, इक्विलिब्रियम के सवाल ऐसे ही आते हैं बस। अब 10⁻⁻2 में देखो, ये तो मोल निकल करके आए हैं, पर ये आंसर थोड़ी है। आंसर तो अब आएगा। आपसे सबकी साम्यावस्था की सांद्रताएं पूछी हैं, तो सबकी साम्यावस्था के मोल तो ये रहे। सांद्रता पूछी है, सांद्रता, तो साम्यावस्था की सांद्रताएं निकालो सबकी। सबकी साम्यावस्था की सांद्रताएं निकालिए। चलिए करते हैं कैलकुलेट। सबकी साम्यावस्था की सांद्रताएं निकालते हैं। तो PCl5 की साम्यावस्था की सांद्रता निकालें। तो PCl5 के मोल कितने हैं? 1 - एक्स डिवाइड बाय आयतन। अब अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं x को यहाँ पे भी, तो 1/v दैट इज 1/10। ये हो गई PCl5 की सांद्रता। यूनिट क्या होगी? मोलर। PCl3 की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता बराबर ही आने वाली है, x के बराबर आएगी, x/v के बराबर आएगी। x कितना है? 10 की घात -2। v कितना है? 10। ये हो गया 10 की घात -3 मोलर।
तो फाइनली जो आपके आंसर निकल करके आए हैं वो ये निकल करके आए, दिस इज योर आंसर। ऐसा है बेटा। ठीक है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स सभी को। पवन क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो अब एक सवाल करते हैं और। इस सवाल में भी अप्रोक्सीमेशन है ना, बता दिया मैंने आपको पहले से ही, अब तुम तुक्का मार सकते हो, पर ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा अलग टाइप का होगा। सेम सवाल है, साम्यावस्था पर सभी की सांद्रताएं ज्ञात करें। लास्ट के 2 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, मतलब ये वाला इसके पहले वाला। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स डू इट। क्या स्थिति है देख लें। लो साहब, देखते हैं कितनों ने सही किया है ना, मजा आएगा इस सवाल में। साम्यावस्था पे सांद्रता निकालनी थी, पिछले सवाल की तरह था सेम, तो आप स्टार्टिंग में 1 मोल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जिसने नहीं लिया, ठीक है ना, आप इसका 1 मोल ले सकते थे शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं थी। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे आंसर पे? कर लो अभी, फिर पड़ेगा तो फ़र्क, बाद में फिर इसके ऊपर डाल दोगे हमसे सवाल इसलिए नहीं बना, हमें 1 नहीं पता था। कर लो, अब कर लो। जहाँ तुम्हारा एक्स या ए आ रहा था ना, वहाँ 1 लिख दो, और कैसे था, क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो कंसेप्ट सीख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये 1 मोल है, ये ए मोल भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये 0 है, ये 0 है। साम्यावस्था पर क्या होगा वो देखो। बालक बालिकाओं, ये बात समझो पहले कि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस बार, वेरी लार्ज। मतलब जितना रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो PCl5 1 था, एक PCl5 से एक PCl3 और एक Cl2 बन रहा है, तो 1 मोल मिल जाएगा आपको PCl3 और 1 मोल ही मिल जाएगा आपको Cl2। समझ गए क्या? मतलब ये 1 मोल में से पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें से इत्तू सा बचेगा X, बस इसमें इत्तू सा बचेगा X, बाकी ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। जाके देखो तो सही, यहाँ क्या होता है, यहाँ ये थोड़ा सा खत्म होता है और थोड़ा थोड़ा ये बनते हैं, तो यहाँ पे इतना कम खत्म होता है कि अपन पहले वाली वैल्यू को ही मेन वैल्यू मान के चलते हैं, और यहाँ पे ये बचता ही थोड़ा सा है। जैसे मान लो आपने 1 मोल लिया तो 0.00001 बचेगा,
बाकी 9.99999 ये और ये बन जाएगा। तो अगर ये 1 मोल खत्म होता है तो ये 1 मोल और ये 1 मोल बनेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली जितना आपने लिया है ना वो पूरा का पूरा ये बन चुका है और खुद बहुत थोड़ा सा खत्म हुआ है। एक्स की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल आने वाली है, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं और यही सोचने और समझने वाली बात है। ठीक है, हो गया सवाल, खत्म बात। अब क्या करना है, अब तो 1 × 1/x 1 × 1/x ये हो जाएगा kc। अब ज़्यादा उड़ना मत, 1/v डेल्टा एन जी लगाना मत भूल जाना, तुम हर बार ही गलती करते हो। तो 1 × 1x ये कितना है 10⁻3। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंटू 1/v कितना है बेटा 10, डेल्टा एन जी 1 है, तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है बेटा, x इधर जाएगा ये नीचे आएगा, तो x का मान आ रहा है 10⁻⁻4 मोल। अब तुम समझ सकते हो, हेलो ध्यान दो इधर, x का मान कितना आ रहा है 10⁻⁻4 मोल। मतलब x क्या है, जो PCl5 बचा है, कितना बचा है PCl5 0.0001 मोल। तो तुम समझ सकते हो कितना कम बचा है वो ऑलरेडी, जो बात को सही साबित कर रहा है। चलिए साहब, अब आपसे ये पूछा जाए कि सांद्रताएं बताओ, तो PCl3 की सांद्रता कितनी बताओगे। PCl3 और Cl2 की सांद्रता बराबर है, कितनी है 1, इनके मोल 1 है अपॉन आयतन, आयतन कितना है 10, मतलब इनकी सांद्रता हो गई 0.1 मोलर। और PCl5 की सांद्रता कितनी बची, देखना बहुत ही कम आएगी। PCl5 की सांद्रता कितनी बची, इसके मोल हैं 10⁻⁻4 और पात्र है 10, ये आ गया 10⁻⁻5 मोलर। अब आप दे सकते हो PCl5 बहुत कम बचा है और सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, PCl3 में और PCl और Cl2 में। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे PCl5 अच्छा खासा है और PCl3 और PCl5 बहुत कम बने हैं, ये डिफरेंस होता है Kc और Kp का। दिस इज व्हाट वी कॉल अप्रोक्सीमेशन। वेरी गुड सचिन। अब आप जब सवाल करो, आज बैठ करके आपके पास बुक है ही, सवाल करो, जब सवाल करोगे तो मज़ा आएगा। अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, वेपर प्रेशर, डेंसिटी, तो उनके सवालों में थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ तक जो पढ़ाया है उससे अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो रही है तो कोई छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है, बाकी ये सवाल पूरे बन जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल बन जाते हैं। अभी तुमको ऐसा कोई चैप्टर पढ़ाया सवाल ही नहीं बने, तुमसे फिर क्या मतलब निकलेगा। इससे सवाल बनते हैं इसलिए लिया जा रहा है। ठीक है साहब, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलो बेटा। तो मेरे पास कैप्सूल बुक नहीं आई है। कौन सा है आपका, नीट है कि नीट है जेई है? सर नीट। हाँ, नीट में थोड़ा टाइम लग रहा है। नीट का डिस्पैच पोस्ट ऑफिस ने नहीं किया, जेई का पूरा डिस्पैच हो चुका है, तो अभी हो सकता है ऑन द वे होगी, आने वाली होगी। ठीक है, मैं आज शीट अपलोड करवा शीट अपलोड करा दूंगा। ओके सर। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? 4-5 चैप्टर बचे हैं इस मंथ में मान लो। वैसे भी जेई के सेकंड अटेम्प्ट से पहले करना ही करना है ना। थैंक यू सर। ओके, हाँ बेटा बोलो अश्विन। प्रणाम सर जी। खुश रहो, बताओ। सर हम लोग मैथ्स की क्लासेस नहीं हो रही है। मैथ्स में कितने चैप्टर बचे हैं आपके? सर जी अभी काफ़ी बचे हैं। एग्जैक्ट बताओ ना, 2, 3, 4 कितने, कुछ आइडिया है? लगभग 10 5 के चैप्टर, आसपास। 10 चैप्टर? 10। हाँ सर, अभी उसमें पढ़ना है अभी। नहीं, आपको पढ़ना है वो नहीं है, सर को कितना पढ़ाना है। हर्ष कितने बचे हैं, सचिन कितने बचे हैं? 1 मिनट। सर 10 चैप्टर ही बच रहे हैं। छोटे छोटे हैं बड़े बड़े हैं? सर 10 चैप्टर ही रह रहे हैं। छोटे हैं बड़े सर जी हैं? मेन चैप्टर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो सर को बोल देते हैं शायद। सीरीज। ओके, सर को बोल देते हैं मंडे से स्टार्ट कर। सीक्वेंस सीरीज हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब बच रहा है सर। मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। और सर जी इसकी ड्यूटी दे दीजिएगा, मेरे पास भी चीज़ें नहीं है अभी। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर का एक साथ ही सीबी का ही अपलोड करवा देते हैं एज इट इज़ ही, ठीक है। जितना भी उसका है ना, क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, उसको अपलोड करा देते हैं। और कुछ? अटल फास्ट ट्रैक कर ली। अटल फास्ट ट्रैक तो जेई एडवांस के लिए ज़्यादा काम आएगा, मेंस के लिए तो इतना यूज़फुल नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि एक बार चैप्टर फिनिश हो जाए तब तक अपन प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, जो आप बोलोगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे ना उनको अपन रिवाइज कर लेंगे एक बार,
वैसे भी अब फिजिक्स में ज़्यादा हाँ कुछ सर बचा नहीं है। ये फिजिक्स में अपन एसएचएम वेव करेंगे और केमिस्ट्री के अंदर बस चलता रहेगा। केमिस्ट्री में काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उनको फिनिश करके फिर अपन आराम से कर लेंगे। सचिन कुछ कह रहे हो? बोल दो बोल दो। अच्छा लाइब्रेरी में हो, रुको 1 मिनट। रिएक्शन में जितना खत्म होता है उतना ही बनता है क्या सर जी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये तो स्टाइशियोमेट्री है। हाँ वैसे तुम समझ सकते हो, जैसे इसमें से x कम हुआ तो ये x बनेगा और ये x बनेगा, ऐसा है। अब इसमें से 1 कम हुआ है, 1 मिनट मैं स्पॉटलाइट से हटा दूँ इनको ताकि आप मुझे देख पाओ को। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसमें से x कम हुआ तो ये x बनेगा, ये x बनेगा, ऐसा है। इसमें से 1 कम हुआ तो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। ये स्टाइशियोमेट्री होती है, अपने मोल्स कंसेप्ट में पढ़ी तो है। यो कैसा सवाल है भाई। इसमें x खत्म हुआ, इसमें x खत्म हुआ तो ये 2x बनेगा, ऐसे होता है ना। स्टाइशियोमेट्री देख के मोल्स की इक्वेशन के हिसाब से करता है। ठीक है, तो मैथ्स का कंसर्न था वो नेक्स्ट वीक से रिजॉल्व कराते हैं। आपका मैथ्स क्लास स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री का हो ही गया है। हाँ अब जो चैप्टर्स बचे हैं वो आसान है, उनकी प्रैक्टिस साथ साथ करते हुए चल लेना, मेहरबानी होगी, क्योंकि इनमें सवाल बन के आएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने जो कुछ भी किया था वो सेम करना है वापस। फर्स्ट अटैम्प्ट का समय जिस समय आपने जैसे पढ़ के गए थे उतना आपको पढ़ के वापस जाना है सेम तरीके से। बिकॉज देखो अभी आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 80 परसेंटाइल भी गेन की थी तो उसके बाद आपने कम से कम 20% सिलेबस और पढ़ लिया है, राइट। तो उसका रिफ्लेक्ट करना चाहिए एग्जाम के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवालों की। आदित्य कुछ बोल रहे थे? नमस्ते सर जी। नमस्ते, बताओ। सर जी ओआरएम कब से शुरू होगा? ओआरएम एडवांस के लिए है बेटा, मेंस के लिए नहीं है। मेंस में ओआरएम का कोई रोल ही नहीं है। मतलब जितने सवाल आपने ऑर्गेनिक के किए हैं उनमें आपको ओआरएम की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करो कि रिएक्शंस रिवाइज करो जो करवाई गई थी सारी की सारी। क्वेश्चन सेशन ले लेंगे अपन PYQs के, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब क्वेश्चन बन वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर जी कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस के, हाँ तो बस वही है। लगभग। हाँ ओआरएम अभी नहीं पढ़ना है। अभी ओआरएम पढ़ेंगे तो मेंस खराब हो जाएगा पूरा ही, क्योंकि ओआरएम की जगह अपन क्या करेंगे, ये सारा कंप्लीट करेंगे। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको फिनिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओआरएम से सवाल आते भी नहीं है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है सवाल उसी से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बन भी रहे जैसा आप बता रहे हो। सर जी ओलंपियाड टफ है कि जेईई एडवांस? वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर जी ओलंपियाड टफ है या जेईई एडवांस? गली क्रिकेट टफ है या ओलंपिक्स? मिल गया आंसर। हाँ एडवांस है भाई। हर्ष अब देखना ये कुछ बोलेगा मस्त सा, बोलो बताइए। ये लड़का बड़ा छुपा रुस्तम है भाई साहब, ये बोलता है मेरा पेपर सबसे घटिया गया और परसेंटाइल लेके आता है 90। हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर अब की बार पक्का है ना, सिलेबस पूरा हो जाएगा ना सेकंड अटेम्प्ट से पहले? हाँ हो जाएगा, तुम अपने लेवल पे कर लेना बस, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ मैथ्स का सर से बात करना, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हो जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो हो ही गया है। फिजिक्स में केवल 3 चीज़ें बची हैं, आपका SHM वेव और एक वो फ्लूइड मैकेनिक्स, बस। एक सेकंड, SHM वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना? सही बात है ना? 1 मिनट रुको यार। हाँ वापस बोलना एक बार। अब बोलो। सर मैथ की परेशानी है, बस और सब ठीक चल रहा। ठीक है, केमिस्ट्री में निपटा लेना भाई साहब। केमिस्ट्री में कि तुम्हारे लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक है, पूरी ऑर्गेनिक फिनिश्ड है, पूरी फिजिकल फिनिश्ड है। फिजिकल में 5 चैप्टर होते हैं मोटे मोटे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और आपका सॉलिड क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरा स्कोरिंग है। हमारे पास जो काम करने के लिए बचा है ना वो मोटे मोटे तौर पे इनऑर्गेनिक बची। इनऑर्गेनिक में भी इक्विलिब्रियम के बाद में, इक्विलिब्रियम में केमिकल आयनिक साथ में फिनिश हो जाएंगे। फिर आपका
केमिस्ट्री में रेडॉक्स रेडॉक्स का जो लेक्चर आपने को मैंने रेफ़र किया था वो देख लिया होगा, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बाहर जाता नहीं। देख लिया सर। हाँ, उसमें से आपसे सवाल बन जाएंगे, कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। फिर आपका केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की साथ ही चलेगी, ये मान के चलो, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में उतना कुछ नहीं बचा जो आपके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सके, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हाँ, ये है कि एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो सिलेबस अभी तक हुआ है उसको तुम कितना अच्छा परफॉर्म करते आते हो, सिलेक्शन उस पर डिपेंड करेगा। केमिस्ट्री में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, है ना। वो उसके लिए थोड़ा प्लान है छोटा मोटा कि 20 एक दिन में वो चीज़ें पढ़ाई जाए जिनसे रिजल्ट बन जाए। बट अगर फिजिक्स में और मैथ्स में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो केमिस्ट्री में कमज़ोर आता है रिजल्ट। ये एक मतलब इसको बिहेवियरल प्रैक्टिस बोल लो भले ही आप, क्योंकि होता क्या है, जिसकी अप्रोच फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर के ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो केमिस्ट्री में कम परफॉर्म करते हैं। केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक में और फिजिकल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करते, ऐसा देखा गया है। तो तुम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलना, सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा। जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ाया मैंने आज, तो इसके सवालों को ना आज के आज ही लगा लेना, इसकी कंसेप्ट को आज के आज ही देख लेना, बिकॉज जब सवाल आएगा तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, और आसान सवाल आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ना मत, लूज़ मत कर देना उसको, क्योंकि वो लूज़ हो जाती है। अगर 10 दिन भी छोड़ दिया ना तो 11वें दिन सारी दुनिया अलग लगेगी आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अभी भी टाइम है, आज से ही वापस ऑर्गेनिक के रिएक्शन रिवाइज करना शुरू कर देना। फिर से बोल रहा हूँ, अदरवाइज 20 तारीख के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा ली ना आपने, तो एकदम जग सुना सुना लगे वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आएगा। हकीकत बता रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी गॉन, कुछ नहीं बचेगा। होगा तो अभी भी, अगर आपने लंबे समय से ब्रेक दिया है तो, बट यू हैव इनफ टाइम। अगर 10-15 दिन हैं तुम्हारे पास, 20 तारीख से पहले पहले कर लो। 20 के बाद नहीं हो पाएगा, 20 के बाद सवाल ही लगा पाओगे, ऑर्गेनिक को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जस्ट डू इट टुडे, ओके। आज से ही शुरू कर दो। कुछ बोलना है पवन? 1 मिनट बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते, बताओ। ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, जैसे गाइड नहीं हो पा रहे हैं, वो उनके करा देते। आप जेई के हो, नीट के हो? जेई के। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में? हाँ सर। तो मैं मैथ में। बताऊं इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट में से पढ़ाऊं, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सर, एक क्लास जैसे मतलब रोज शाम को एक क्लास रख देते हैं इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट एक की, चैप्टर को। एक जैसे आप कहते ये वाला चैप्टर रिवाइज कर देना, फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा सिलेबस खींच लेते हैं एक बार, मतलब ये इक्विलिब्रियम थर्मो हाँ, से फ्री हो जाते हैं। लगभग होली के बाद कर लेंगे फिर ये काम अपन, होली के बाद। है ना। होली तक अपन ये काम तब निपटा तक लेते हम हैं। अपने लेवल में कर लेते हैं रिवाइज। हाँ, तब तक आप ऑर्गेनिक पूरी रिवाइज कर लो, होली तक पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो, ताकि होली के जस्ट बाद में जब मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कराऊँ पीवाईक्यूज, तो आप आपसे बने क्लास में। ठीक है। ठीक सर। महाराज कुछ फिर से कुछ कह रहे हैं ये सचिन जी, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, हाँ वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, बात हो गई थी उसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम शादी में जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि यार क्या क्या मेन्यू में है, सारा मेन्यू देखते हैं हम बढ़िया से एकदम। प्लेट में लेना शुरू करते हैं, प्लेट में सलाद भी लेते हैं, फिर उस सलाद से शुरू करते हैं, मिर्ची से शुरू करते हैं, पूड़ी रखते हैं, रोटी रखते हैं, सब्जी रखते हैं, मिठाइयाँ भर लेते हैं अनशन। फिर हम खाना खाने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सब तो ठीक है, पर हम पानी बताजे तो रह ही गए, तो प्लेट किसी और को पकड़ाते हैं, पानी बताजे खाने जाते हैं। फिर वापस आके अपनी प्लेट उठाते हैं, फिर समझ में आता है अब तो पेट भर गया, और उसके बाद में लास्ट में जितना भी प्लेट में इकट्ठा किया होता है वो सब हमें कूड़े में फेंकना पड़ता है। सिमिलरली जेई का सिलेबस है, जब हम जेई के सिलेबस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कर लूँ, एक सवाल यहाँ से आ जाएगा, एक वहाँ से आ जाएगा, एक वहाँ से आ जाएगा। बट इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इट्स अबाउट कि जितना किया है उतना कैसा करके आए हो। 98.4 परसेंटाइल लेकर के आना। कार्तिकेय जो बच्चा है, आशा बैच का बच्चा है, 98.3 या 98.6 परसेंटाइल लेके आया है। वो ऑल ओवर तीनों का मिलाकर के बता रहा हूँ मैं, किसी एक सब्जेक्ट का भी नहीं बता रहा हूँ। मतलब ये है कि उसके पास भी उतना ही सिलेबस था जितना आपके पास था। आप में से भी कई बच्चों के मैथमेटिक्स में परसेंटाइल 95 भी आए हैं, केमिस्ट्री में किसी के 98 भी आए हैं, किसी के फिजिक्स में 99 भी आए हैं, 92 भी आए हैं। तो ये क्या रेफ़र कर रहा है? ये रेफ़र कर रहा है कि कोई भी बच्चा, अपना एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो परसेंटेज का एग्ज़ाम है। 99 परसेंटाइल का मतलब पता है क्या होता है? 99% बच्चों से तुम आगे हो। तुम्हारे एग्जाम में 99% आए ये नहीं होता 99 परसेंटाइल का मतलब। 99 परसेंटाइल का मतलब है कि तुमसे केवल 1% बच्चे आ गए हैं। तो अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल लानी है तो इसका मतलब ये है
कि तुम अगर 75% सवाल भी सही लगा करके आ गए ना, और 25% तुमने छोड़ भी दिए, देन भी तुम्हारी परसेंटाइल 99 आराम से आ सकती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम एक सवाल को गलत करते हैं ना, तो हम लूज़ करते हैं -5 सीधा सीधा, क्योंकि 4 तो वैसे ही गए, -1 और लूज़ करते हैं। 3 सवाल अपन ने गलत किए और एक सवाल अपन ने सही भी कर दिया पूरा, तो वो सब किल कर देता है। समझ रहे हो ना? टाइम भी किल कर देता है। मैंने आपको कैलकुलेशन में एक नंबर की कमी रखी है, 3 सवाल गलत करने से -3 होता है, एक सवाल सही करने से +4 होता है, पर वो वास्तव में 3 सवाल एक सवाल को काउंटर कैसे करता है, टाइम खा जाता है वो। तो इसलिए एग्जाम में आपको ये फोकस, 3 सवाल किसी के बिल्कुल सही थे मैथमेटिक्स में, 70 परसेंटाइल आ गई, 20 परसेंटाइल आ रही 0 नंबर के ऊपर, मतलब 20% बच्चों से तुम आगे हो अगर तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, क्योंकि बाकी बच्चों के माइनस में आ रहे हैं। तो ये स्थिति है एग्ज़ाम की। तो इस बात को समझो, जो बच्चे एडवांस टारगेट कर रहे हैं उनको मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को समझो, जस्ट 40% सिलेबस एडवांस के लिए आपको अच्छे से करना है, जस्ट 40%, और उसमें आपकी रैंक टॉप 1000 में आने वाली है, टॉप 1000 में आने वाली है, सोचो आप। दूसरी बात, मेंस के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है, जितने क्वेश्चंस आपके सामने, कैप्सूल बुक को एक बार ईमानदारी से करो, किसी भी चैप्टर को, यार तुमने कभी ना कभी की होगी, किसी भी चैप्टर की, लर्नर, एक्सपीरियंस बिल्डर, एग्जाम के लाइन से करो एक बार, एंड देन अटेम्प्ट करके देखो बाकी सवाल तुमसे कैसे नहीं बनते हैं। यू हैव द नेट, इंटरनेट तुम्हारे पास है, ऑल द टाइम तुम्हारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, अभी तुम्हारा दिन कम से कम 100 से 125 सवाल लगाने के बिना ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मिक्स सवाल लगाओ, एक ही चैप्टर को उठा के मत बैठ जाओ, मिक्स सवाल लगाओ, ये बहुत ज़रूरी है ना? और किसी को कुछ बोलना था? हाथ ऊपर हो रहे थे किसी के। मैं थोड़ा सा नीट वालों के सवाल कम ले रहा हूँ, क्योंकि जेई का थोड़ा सा अभी वो चल रहा है ना, तो उनको गाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नीट के सवाल भी लूँगा मैं भी। और नीट वाले बच्चे थोड़े से सोए हुए भी हैं अभी, रीज़न ये है कि सब एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। तो नीट वाले बच्चों को मेरा इतना ही सजेशन रहेगा, जो नीट के हैं खासकर, कि आपका समय आ चुका है जब आप हर चैप्टर को उठाओ, उस चैप्टर के सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को देखो और अपने नीट के PYQs करो, दैट्स इट। अगर आपके नीट के PYQs बन रहे हैं आपसे उस चैप्टर के, बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो चैप्टर को रिवाइज करके बनाने की कोशिश करो। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखो कि नीट का सवाल 1 मिनट में होना चाहिए और जेई का सवाल 2 मिनट में होना चाहिए। तो नीट का सवाल मुझसे बन रहा है बट वो मेरे से 2.5 मिनट में बन रहा है, बेकार है, वेस्ट है। सवाल 1 मिनट में बनना चाहिए। पर नीट का बच्चा ये ना सोचे कि मैं जेई का सवाल 1 मिनट में बना लूँ, वो नहीं करना। आपका नीट का सवाल आपसे 1 मिनट में बनना चाहिए, जेई का सवाल कर रहे हो तो 2-2.5 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, बिकॉज जेई का सवाल आपके कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है और नीट का सवाल आपकी एग्जाम प्रैक्टिस करवा रहा है। और जेई के जो बच्चे हैं यहाँ से वही बोलूँगा, तुम लोग हर सवाल को 2-2.5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। इससे सवाल को ईगो पे लेना बंद कर दोगे, ये सवाल मेरे ईगो पे आ गया, इसको तो करके छोड़ूंगा, ऐसे कैसे, इक्विलिब्रियम का सवाल है, आज ही पढ़ा है, होके रहेगा मेरे से, नहीं। 2 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो निकलो, अगला सवाल करेंगे। एग्जाम में ये अप्रोच काम आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट में आपने 2-2 मिनट करके सवाल किए, 10 सवाल के 2 ही सवाल आए, 8 नहीं आए तो उन 8 को देखा नहीं। आराम से 20 मिनट बाद में उन 8 सवालों को वापस उठाओ, गिव योर टाइम एंड देखो उनको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। करना है बेटा, करना इंपॉर्टेंट है ना? अब क्या है पर्ची में से? पर चैप्टर 10 क्वेश्चन पर चैप्टर, ऑल चैप्टर 10 क्वेश्चन से क्या होगा? नहीं, कम से कम दिन के 100 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर के 25, तीनों सब्जेक्ट के 25 25 25 75 और 25 मिक्स, ऐसे 100 टारगेट करोगे तो 70-80 पे पहुंच पाओगे। 10 क्वेश्चन में तो बोर्ड वाले बच्चे तुमसे ज़्यादा कर लेते हैं यार, क्या बात कर रहे हो, जेई क्लियर करना है अपन को। ठीक है, कल मुझे सबका रजिस्टर देखना है, जिसमें आपने आज के 70 से 80 सवाल लगाए हुए होंगे मिक्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। कौन सा चैप्टर उठाओगे तुम देख लेना। हाँ शिवानी बोलो बेटा, पहले अनम्यूट करो खुद को, एक बार अनम्यूट करो। हाँ सर बोलो। जैसे चैप्टर की सीबी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो टाइम कम है, इस वजह से सर डायरेक्ट एग्जाम क्रैकर के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। अगर हम स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और हमें तैरना समंदर में है तो टाइम कम है, इसका मतलब ये नहीं हम समंदर में कूद जाएं है ना, डूबना निश्चित है। तो आपके पास समय कम है, मैं मानता हूँ। आप ये कर सकते हो कि आप लर्नर के क्वेश्चंस को ना ऐसे करो, 1 3 7 ऐसे कर लो कि मैं पूरे नहीं कर रही हूँ, मैं ऑड नंबर में कर लूँगी, मैं इवन नंबर में कर लूँगी। और टाइम कम है तो ऐसा कर लो, फर्स्ट 5th जैसे 15 क्वेश्चन है तो मैं 5 क्वेश्चन कर लूँगी, पर
स्टार्ट लर्नर से ही करना है, स्टार्ट लर्नर से ही करना है, क्योंकि वहाँ जो मिस्टेक्स होती है ना, उन मिस्टेक से बच करके आप आगे बढ़ पाते हो। नहीं तो होगा कुछ नहीं, एग्जाम करके सवाल बनेंगे नहीं, फिर हर सवाल का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा और टाइम उतना ही लगेगा और सब वेस्ट हो जाएगा। ये है तो प्रोसीजर है वो है। देखो लर्नर करने का फ़ायदा ये होता है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, दिन यूज़फुल लगता है। एग्ज़ाम क्रैकर करने का ये होता है कि सीधा एग्ज़ाम से आपका टेम्परामेंट ख़राब हो जाएगा। एग्ज़ाम क्रैकर के 25 सवाल करके देखना है एक बार, तो ऐसा फील होगा ये कौन सी दुनिया है। तो वही वाली बात, जैसे एग्ज़ाम में फील हुआ था ना आपको, वैसा एग्ज़ाम क्रैकर में फील होता है एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँचना, पहले लर्नर करेंगे फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। और कम से कम 70 सवाल दिन के करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के मिला करके, और अपने बायो वाले बच्चों को तो ज़्यादा करने हैं क्योंकि आपके सवाल भी आसान है। चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे। कल मुझे रजिस्टर दिखाओगे, फिर मैं आपको और गाइड करूंगा, और नीट वाले बच्चों के और भी सवाल है समीर प्रियांशु नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप डाउट इकट्ठे करके रख लो, कल बात करेंगे अपन। और कुछ है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, और ऑलमोस्ट सबके पास मेरे पर्सनल नंबर हैं ही, तो कुछ ऐसा कभी लगे तो कॉल कर लिया करो, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी कल मुझे रजिस्टर दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।